नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से दिलों को छूती आई है। हाँ, बिल्कुल। विलियम शेक्सपियर का वो अमर नाटक रोमियो और जूलियट। हाँ, हाँ, निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है ना? ये तो मतलब जुनून, नफ़रत और भाग्य का एक बड़ा ही जटिल ताना बना है। और देखिए, हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत समीक्षा है। अच्छा। हाँ, जो ना सिर्फ इसकी कहानी और किरदारों को देखती है, बल्कि ये भी कि ये आज भी इतनी अहम क्यों है, और हाँ, कुछ जो आजकल की आलोचनाएं हैं उनको भी परखती है। और यही आज हमारा मकसद है ना? इस समीक्षा के आईने में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब 400 साल से भी ज्यादा पुरानी ये रचना। सोचिए जरा, हाँ, आज भी क्यों इतनी ताकतवर है? क्यों दुनिया भर में इसे पढ़ा, देखा और महसूस किया जाता है? हम कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, पात्रों की जो मनोवैज्ञानिक जटिलताएं हैं और वो सार्वभौमिक संदेश जो शेक्सपियर ने बुने हैं, उनको खंगालेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये दुखद अंत इतना गहरा असर छोड़ता है हम पर। तो चलिए वेरोना की उन गलियों में चलते हैं जहां ये कहानी सांस लेती है। शहर तो खूबसूरत है, इटली का वेरोना, पर इसकी हवा में दो ताकतवर परिवारों की दुश्मनी का जहर घुला है। हाँ, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट। बिल्कुल। और ये कोई मामूली अनबन नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी मतलब हिंसक नफरत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहानी का एक सक्रिय तत्व है, एक ऐसा माहौल जो प्यार को पनपने की जगह ही नहीं देना चाहता। ये नफरत सड़कों पर खून बहाती है, शहर की शांति भंग करती है। और इसी नफरत के माहौल में एक कैपुलेट पार्टी में दो युवा दिल मिलते हैं, रोमियो मॉन्टेग्यू और जूलियट कैपुलेट। और उन्हें पता है। हाँ, उन्हें पता है कि उनके नाम ही उनकी दुश्मनी की निशानी है, पर वो पहली नजर का प्यार वो किसी दीवार को नहीं मानता। समीक्षा इस पहली नजर के प्यार को भी थोड़ा अलग ढंग से देखती है। ये सिर्फ एक रोमानी घटना नहीं, अच्छा, कैसे? इसे कहानी के केंद्रीय आवेग, उस तीव्र भावना के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है जो तर्क और सामाजिक बंधनों को मतलब चुनौती देती है। ये प्यार बिजली की तरह कौंधता है और यही इसकी खूबसूरती भी है और खतरा भी। उन्हें एहसास है कि दुनिया उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वो मदद मांगते हैं फ्रायर लॉरेंस, एक पादरी, और जूलियट की नर्स। जी। और फ्रायर इस उम्मीद में उनकी गुप्त शादी करवा देते हैं कि शायद ये मिलन दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को खत्म कर देगा। ये थोड़ा जोखिम भरा कदम नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। समीक्षा फ्रायर के इरादों को नेक बताती है। वो शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी योजना में एक तरह की कह सकते हैं मासूमियत है, या शायद वो स्थिति की गंभीरता को थोड़ा कम आंक रहे। वो नियति के खेल में अनजाने ही एक महत्वपूर्ण मोहरा बन जाते हैं, और यहीं से वो मानवीय भूलें और दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों का सिलसिला शुरू होता है जो त्रासदी को आगे बढ़ाता है। उनका अच्छा इरादा मतलब दुखद परिणामों की जमीन तैयार कर देता है। और शादी के फौरन बाद ही चीजें बिगड़ जाती हैं, भयानक रूप से। एक सड़क पर झगड़ा होता है। हाँ, जिसमें जूलियट का वो गरम मिजाज चचेरा भाई टिबॉल्ट, हाँ, वो शामिल है, और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। हाँ, टिबॉल्ट पहले रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो को मार देता है, और मर्क्यूशियो की मौत कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। इसके बाद बदले की भावना और अपने दोस्त की मौत के गम में डूबा रोमियो, वो आवेग में टिबॉल्ट को मार डालता है। समीक्षा इस क्षण को रोमियो के चरित्र की त्रासदी के रूप में देखती है। उसका जुनून ही उसे विनाश की ओर धकेलता है। इस कत्ल का नतीजा रोमियो को वेरोना से निकाल दिया जाता है, निर्वासित। जूलियट के लिए तो मतलब दोहरा सदमा है, पति से जुदाई और भाई की मौत, वो भी उसी के हाथों। और कहानी यहीं नहीं रुकती, मुश्किलें और बढ़ती हैं। जूलियट के माता पिता, जिन्हें उसकी गुप्त शादी का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वो तो बेखबर है। बिल्कुल। वो जोर जबरदस्ती उसकी शादी पेरिस नाम के कुलीन युवक से तय कर देते हैं। वो उसकी भावनाओं की, उसकी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं करते। उनके लिए बस पारिवारिक सम्मान और सामाजिक स्थिति मायने रखती है। ये जूलियट के लिए तो असहनीय स्थिति हो गई होगी। वो इस शादी से बचने के लिए बिल्कुल बेताब है। वो फिर फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है, मदद की आखिरी उम्मीद लेकर। और फ्रायर वो एक और योजना बनाते हैं, और ये योजना भी मतलब उतनी ही जोखिम भरी है। क्या योजना थी वो? हाँ, वो जूलियट को एक ऐसी दवा देते हैं जिसे पीकर वो करीब 42 घंटों के लिए मृत जैसी लगेगी। मरेगी नहीं, पर लगेगी। अच्छा। योजना ये है कि जब उसे मकबरे में रखा जाएगा और वो जागेगी, तब तक रोमियो को संदेश भेजकर बुला लिया जाएगा, और फिर वो दोनों साथ भाग जाएंगे।
पर ये पूरी योजना किस पर टिकी है? संदेश पहुंचने पर। बिल्कुल, सही समय पर संदेश पहुंचने पर। और यहीं पर किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलती है। वो संदेश, वो जरूरी खबर रोमियो तक पहुंच ही नहीं पाती। नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय रोमियो को गलत खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि जूलियट सच में मर गई है। ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये संदेश का न पहुंचना, समीक्षा इसे त्रासदी का केंद्र बिंदु मानती है। ये महज एक दुर्घटना नहीं है। तो क्या है ये? ये भाग्य, मानवीय चूक और उस समय की जो संचार व्यवस्था की सीमाएं थी, उन सब का एक घातक मिश्रण है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चूक या देरी भी मतलब जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। ये तत्व कहानी को अविश्वसनीय रूप से दुखद बनाता है। और रोमियो, वो तो पूरी तरह टूट गया होगा। गहरे सदमे में, निराशा में डूबा हुआ। हाँ, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना वेरोना लौटता है। वो जूलियट के मकबरे तक पहुंचता है और वहां वो अपनी प्यारी जूलियट को मृत देखता है। हाँ, और बस उसके पास जहर पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। वो सोच भी नहीं सकता कि उसके बिना जिए। और विडंबना देखिए, कितनी भयानक विडंबना है ये। हाँ, रोमियो के आखिरी सांस लेने के कुछ ही पलों बाद जूलियट उस गहरी नींद से जागती है। सोचिए वो मंजर। वो उठती है और अपने बगल में अपने रोमियो को मृत पाती है। उफ, उस दृश्य की कल्पना ही दिल दहला देती है। अपने प्यार को मरा हुआ देखकर और ये जानकर कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं रहा, जूलियट एक पल भी नहीं सोचती। नहीं। वो रोमियो का खंजर उठाती है और खुद को मार लेती है। और अंत में जब दोनों परिवारों के लोग, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, मकबरे में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की लाशें मिलती हैं। और शायद पहली बार, शायद पहली बार उस दर्दनाक दृश्य के सामने खड़े होकर आखिरकार उन्हें अपनी नफरत की असली कीमत समझ आती है। उनके बच्चों की कुर्बानी हालांकि भयानक रूप से दुखद है, पर वो सदियों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देती है। शांति तो आती है, पर बहुत भारी कीमत चुकाकर। वाकई एक झकझोर देने वाला अंत। लेकिन ये पात्र ही हैं जिन्होंने इस कहानी को इतना जीवंत और कह सकते हैं यादगार बनाया है। समीक्षा इन किरदारों को किस नजरिए से देखती है, खासकर रोमियो और जूलियट को? हाँ, पात्र तो इस नाटक की धुरी हैं। देखिए, समीक्षा रोमियो को एक बेहद जोशीले, मतलब बहुत पैशनेट युवक के रूप में देखती है। वो प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसकी भावनाएं हमेशा चरम पर होती हैं। लेकिन समीक्षा उसकी एक बड़ी कमी भी उजागर करती है, उसका आवेग और जल्दबाजी। वो सोच समझकर कदम उठाने की बजाय भावनाओं में बहकर फैसले लेता है, जो अक्सर उसे और दूसरों को खतरे में डालता है। उसका प्यार गहरा है, पर उसमें ठहराव नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और जूलियट, वो तो कहानी की शुरुआत में सिर्फ 13-14 साल की है। क्या समीक्षा उसे सिर्फ एक मासूम नादान बच्ची मानती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही जूलियट के पात्र की खासियत है, जिसे समीक्षा रेखांकित करती है। अपनी कम उम्र के बावजूद वो आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व लगती है, बुद्धिमान है, साहसी है और दृढ़ निश्चयी दिखाई देती है। हाँ, ये तो है। वो न सिर्फ सामाजिक परंपराओं को चुनौती देती है, बल्कि अपने प्यार के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होने का साहस भी रखती है। समीक्षा उसके चरित्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। कैसे वो एक आज्ञाकारी बेटी से एक स्वतंत्र और अपने निर्णय स्वयं लेने वाली स्त्री बनती है, भले ही उसका अंत दुखद हो। ये दिलचस्प है। और फिर वो दो सहायक पात्र हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण लगती है, फ्रायर लॉरेंस और नर्स। समीक्षा उनके बारे में क्या कहती है? क्या वो सिर्फ मददगार है या उनकी भूमिका ज्यादा जटिल है? उनकी भूमिका निश्चित रूप से जटिल है। फ्रायर लॉरेंस, जैसा हमने पहले भी कहा, नेक इरादे रखते हैं। वो एक आध्यात्मिक सलाहकार हैं, शांति चाहते हैं और प्रेमियों की मदद करते हैं। लेकिन समीक्षा उनकी योजनाओं को थोड़ा अव्यावहारिक और जोखिम भरा मानती है। वो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर अंततः भाग्य और मानवीय स्वभाव उनके नियंत्रण से बाहर साबित होते हैं। उनकी भूमिका यह सवाल उठाती है कि अच्छे इरादे क्या हमेशा अच्छे नतीजों की गारंटी होते हैं? और नर्स, वो तो जूलियट के बहुत करीब है, माँ जैसी। हाँ, बिल्कुल। नर्स जूलियट की माँ जैसी है, उसकी सबसे बड़ी राजदार। शुरुआत में वो पूरी तरह जूलियट के साथ है, रोमियो से उसकी मुलाकातें करवाने में मदद करती है, उसके प्यार का समर्थन करती है। लेकिन समीक्षा उसके चरित्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को नोट करती है। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जब रोमियो निर्वासित हो जाता है और पेरिस से शादी का दबाव बढ़ता है, तो नर्स एक व्यवहारिक, कह सकते हैं प्रैक्टिकल रास्ता अपनाने की सलाह देती है। क्या सलाह देती है? वो कहती है, रोमियो को भूल जाओ, पेरिस से शादी कर लो। ये सलाह हालांकि शायद उस वक्त के हिसाब से यथार्थवादी है,
पर जूलियट को भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला और ठगा हुआ महसूस कराती है। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय वफादारी की भी परीक्षा होती है। और उन दो किरदारों को कैसे भूल सकते हैं जो सीधे तौर पर संघर्ष और त्रासदी को बढ़ाते हैं, मर्क्यूशियो और टिबाल्ट। अरे, उन्हें भूलना तो असंभव है। मर्क्यूशियो, रोमियो का जिगरी दोस्त, अपनी हाजिर जवाबी, जिंदा दिली और वफादारी के लिए जाना जाता है। समीक्षा उसे नाटक की हल्की फुल्की शुरुआत और जो गंभीर त्रासदी बाद में आती है उसके बीच का पुल मानती है। अच्छा। उसकी मौत एक टर्निंग पॉइंट है, जिसके बाद हास्य और मजाक की जगह हिंसा और दुख ले लेते हैं। वो थोड़ा यथार्थवादी भी है और अक्सर रोमियो के जो रोमानी ख्वाब हैं उन पर कटाक्ष भी करता है, जो कहानी में एक और परत जोड़ता है। और टिबाल्ट, वो तो जैसे नफरत का चलता फिरता पुतला लगता है। सही कहा। टिबाल्ट, जूलियट का चचेरा भाई, वो कैपुलेट परिवार की आक्रामकता, गुस्सा और खानदानी सम्मान के प्रति जो कट्टरता है, उसका जीता जागता रूप है। समीक्षा उसे उस अंधी नफरत के प्रतीक के तौर पर देखती है, जो बिना सोचे समझे सिर्फ दुश्मनी निभाना जानती है। उसका गुस्सा और मॉन्टेग्यूस के प्रति उसकी नफरत ही सीधे टकराव को जन्म देती है, जो अंततः मर्क्यूशियो और फिर उसकी खुद की मौत का कारण बनती है। वो दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर पाली गई नफरत पूरे समुदाय के लिए विनाशकारी हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इन सभी पात्रों के जो व्यक्तिगत गुण हैं, जो कमजोरियां हैं, रोमियो और जूलियट का वो तीव्र जुनून और जल्दबाजी, फ्रायर की नेक नियति पर आधारित वो जोखिम भरी योजनाएं, नर्स का बदलता रवैया, मर्क्यूशियो की वफादारी और टिबाल्ट का वो अंधा गुस्सा, ये सब मिलकर उस दुखद अंत की कहानी बुनते हैं। मतलब किसी एक को दोष देना मुश्किल है। यही तो शेक्सपियर की महानता है, जिसे समीक्षा भी उजागर करती है। त्रासदी किसी एक खलनायक या एक गलती का नतीजा नहीं है। ये मानवीय स्वभाव की जटिलताओं, सामाजिक दबावों, भाग्य के खेल और दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों का एक जाल है। हर पात्र अपने इरादों से प्रेरित है, अपनी कमजोरियों से घिरा है, और उनके आपसी टकराव ही कहानी को उसके दुखद अंत तक ले जाते हैं। चलिए अब नाटक की खूबियों पर आते हैं। समीक्षा किन बातों को इसकी सबसे बड़ी ताकत मानती है? जाहिर है इसकी भाषा का जिक्र तो होगा ही। हाँ, भाषा तो है ही लाजवाब, लेकिन समीक्षा सबसे पहले इसकी सार्वभौमिकता पर जोर देती है। प्यार, जुनून, नफरत, परिवार के लिए वफादारी और उससे टकराव, पीढ़ी का अंतर, ये ऐसे विषय हैं जो किसी एक युग या संस्कृति तक सीमित नहीं है। सही बात है। ये इंसानी जिंदगी के बुनियादी अनुभव हैं, इसीलिए ये नाटक आज भी इतना प्रासंगिक लगता है। ये बात तो सही है। पहले प्यार की वो दीवानगी, वो एहसास कि पूरी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ, शेक्सपियर ने इसे जिस शिद्दत से उतारा है वो अद्भुत है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि शेक्सपियर ने युवा प्रेम की उस तीव्र, अक्सर तर्कहीन लगने वाली प्रकृति को बड़ी सच्चाई से पकड़ा है। और भाषा, उफ, शेक्सपियर की भाषा सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो शक्तिशाली है। वो भावनाओं की गहराई, पात्रों के आंतरिक संघर्ष और नाटक के जो केंद्रीय विरोधाभास हैं, उनको व्यक्त करती है। जैसे वो प्रसिद्ध पंक्तियां, नाम में क्या रखा है, जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से भी वो उतनी ही मीठी महक देगा। बिल्कुल। What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? ये सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं लगती, ये तो सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत सत्य के बीच के तनाव को दिखाती है। सटीका, या फिर वो विदाई का दृश्य, बिछड़ना कितना मीठा दुख है कि मैं सुबह होने तक अलविदा कहती रहूंगी। Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow। हाँ, मीठा दुख। यहाँ मीठा दुख, स्वीट सॉरो जैसा विरोधाभासी शब्द, जिसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, उसका प्रयोग प्रेम की जटिल और मिलीजुली भावनाओं को दर्शाता है। बिछड़ने का दुख भी है और फिर से मिलने की उम्मीद की मिठास भी। समीक्षा के अनुसार शेक्सपियर भाषा का इस्तेमाल सिर्फ बात कहने के लिए नहीं करते, बल्कि प्रतीक गढ़ने, माहौल बनाने और भावनाओं के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रकाश और अंधकार, जीवन, अमृत्यु के बिंब पूरे नाटक में बिखरे पड़े हैं, जो प्रेम और नफरत के द्वंद्व को और गहरा करते हैं। ये सब तो इसकी खूबियां हुई, लेकिन क्या आज के दौर में जब हम चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, इस नाटक की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं? समीक्षा इस पहलू पर क्या कहती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। और समीक्षा इस बात को स्वीकार करती है कि एक क्लासिक होने के बावजूद आधुनिक पाठक या दर्शक कुछ पहलुओं पर सवाल उठा सकते हैं, खासकर जब हम इसे आज की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समझ के चश्मे से देखते हैं। जैसे कि वो प्यार की रफ्तार, बहुत तेज लगता है सब कुछ। बिल्कुल।
एक बहुत आम आलोचना यही है कि रोमियो और जूलियट का प्यार अविश्वसनीय रूप से तेजी से परवान चढ़ता है। मिलना, प्यार होना, शादी करना, ये सब कुछ ही दिनों में हो जाता है। हाँ। कुछ आलोचक इसे बचकाना मोह या सिर्फ आकर्षण मानते हैं, न कि गहरा स्थायी प्रेम। समीक्षा इसे उस युग के नाटकीय सम्मेलनों और कहानी की जरूरत के संदर्भ में देखती है, लेकिन मानती है कि हाँ, आधुनिक दर्शक इसे थोड़ा जल्दबाजी भरा पा सकते हैं। और पात्रों का व्यवहार, उन्हें अक्सर कह सकते हैं अपरिपक्व या इमेच्योर कहा जाता है। हाँ, ये एक और बिंदु है। उनके जो आवेगपूर्ण निर्णय हैं, जैसे रोमियो का तुरंत टिबाल्ट को मार देना या जूलियट का बिना किसी बैकअप प्लान के वो जहर जैसी दवा पीने की योजना बनाना, समीक्षा के अनुसार कुछ लोगों को ये लापरवाह या नासमझी भरा लग सकता है। उन्हें दुखद नायकों की बजाय ऐसे किशोरों के रूप में देखा जा सकता है जो अपने कामों के परिणामों को पूरी तरह नहीं समझते। और अंत में वो जानलेवा गलतफहमी, वो संदेश का न पहुंचना, ये वाकई निराश करता है। मन में आता है कि काश वो संदेश पहुंच गया होता। ये निराशा बहुत स्वाभाविक है। दर्शकों को लगता है कि ये त्रासदी, इसे बड़े आसानी से टाला जा सकता था अगर थोड़ी सी समझदारी या बेहतर कम्युनिकेशन होता। समीक्षा इस फ्रस्ट्रेशन को समझती है, लेकिन वो ये भी तर्क देती है कि यही तत्व नाटक को एक त्रासदी बनाता है, न कि सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी। अच्छा, कैसे? ये दिखाता है कि जीवन में चीजें हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कि भाग्य, संयोग और मानवीय भूलें मिलकर कैसे सबसे अच्छी योजनाओं को विफल कर सकती हैं। ये गलतफहमी ही कहानी की दुखद शक्ति और उसके केंद्रीय संदेश का हिस्सा है कि कैसे संवादहीनता और अविश्वास विनाश ला सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। त्रासदी सिर्फ दुखद घटनाओं का होना नहीं, बल्कि अक्सर उन घटनाओं का अनिवार्य या टाला न जा सकने वाला लगना भी है। तो इन सभी पहलुओं को समेटते हुए समीक्षा कौन से मुख्य विषयों यानी थीम्स को इस नाटक के दिल के रूप में पहचानती है? समीक्षा कई ऐसे गहरे विषय को रेखांकित करती है जो इस नाटक को कालजयी बनाते हैं। पहला और शायद सबसे प्रमुख है प्रेम बनाम घृणा, लव वर्सेस हेट। हाँ। ये नाटक एक चरम विरोधाभास प्रस्तुत करता है। कैसे सबसे तीव्र और शुद्ध प्रेम भी समाज में व्याप्त गहरी और तर्कहीन नफरत के बीच जम लेता है और अंततः उसी का शिकार हो जाता है। प्रेम यहाँ एक रचनात्मक शक्ति है, जबकि नफरत एक विनाशकारी शक्ति। दूसरा अहम विषय आपने बताया था भाग्य और नियति, फेट एंड डेस्टिनी का। नाटक की शुरुआत में ही उन्हें स्टार क्रॉस्ड कहा गया है, यानी जिनके भाग्य में तुख लिखा है। हाँ, और ये विचार पूरे नाटक में गूंजता रहता है। समीक्षा इस पर विस्तार से बात करती है। क्या रोमियो और जूलियट महज कठपुतलियां थे जिनके भाग्य का फैसला सितारों ने कर दिया था, या उनके अपने निर्णयों और कार्यों ने उनकी नियति तय की? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, नाटक इन दोनों संभावनाओं को खुला छोड़ता है, जिससे ये सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी पर बाहरी ताकतों का कितना नियंत्रण है और हमारी अपनी इच्छा शक्ति का कितना। ये भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा, फेट वर्सेस फ्री विल का वो क्लासिक द्वंद्व है। तीसरा विषय जिस पर हमने पात्रों की बात करते हुए भी चर्चा की, वो है युवावस्था और आवेग। यूथ एंड इम्पल्सिवनेस। बिल्कुल। हाँ, रोमियो और जूलियट का जुनून, उनकी जल्दबाजी, उनका बिना सोचे समझे कदम उठाना, समीक्षा इसे युवावस्था की विशेषता के रूप में देखती है, जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। हाँ, दोनों पहलू हैं। उनका यही आवेग उन्हें सामाजिक बंधनों को तोड़ने की हिम्मत देता है, लेकिन यही उन्हें विनाश की ओर भी ले जाता है। ये थीम युवा ऊर्जा की दो-धारी तलवार को दर्शाती है। और आखिर में वो मुद्दा जो पूरी कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करता है, पारिवारिक सम्मान और संघर्ष। ये बेहद महत्वपूर्ण है। नाटक दिखाता है कि खानदानी इज्जत और झूठी शान का बोझ कितना विनाशकारी हो सकता है। परिवारों की आपसी दुश्मनी व्यक्तिगत खुशियों और यहाँ तक कि जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान ली जाती हैं। टिबाल्ट जैसे पात्र इसी का उदाहरण है। हाँ, टिबाल्ट जैसे पात्र इसी कट्टर सोच के प्रतीक हैं। समीक्षा इसे एक सामाजिक आलोचना के रूप में भी देखती है। कैसे समाज की कठोर संरचनाएं और निरर्थक परंपराएं व्यक्तिगत जीवन को कुचल सकती हैं। तो ये सभी विषय प्रेम, घृणा, भाग्य, आवेग, पारिवारिक सम्मान, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या समीक्षा इनके अंतर संबंध पर कुछ कहती है? हाँ, समीक्षा मानती है कि ये विषय अलग अलग नहीं है, बल्कि एक जटिल जाल की तरह आपस में गुंथे हुए हैं। पारिवारिक नफरत, घृणा, प्रेम के लिए जहरीला माहौल बनाती है। हाँ। युवा आवेग, इम्पल्सिवनेस पात्रों को भाग्य के हाथों और ज्यादा कमजोर बना देता है।
नियति का विचार उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों को और ज्यादा दुखद बना देता है, और पारिवारिक सम्मान का दबाव उनके पास विकल्पों को सीमित कर देता है। ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां से बच निकलना लगभग असंभव लगता है, और यही ट्रेजेडी की गहराई को बढ़ाता है। तो कुल मिलाके समीक्षा का निष्कर्ष यह है कि रोमियो और जूलियट महज एक भावुक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये नफरत के परिणामों, भाग्य के खेल, जल्दबाजी के खतरों और सामाजिक दबावों के बारे में एक शक्तिशाली और दर्दनाक ट्रेजेडी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे अंधी दुश्मनी और संवादहीनता सबसे खूबसूरत मानवीय भावनाओं को भी नष्ट कर सकती है। निश्चित रूप से, और शायद यही वजह है कि 4 सदियों बाद भी ये नाटक लोगों को इतना प्रभावित करता है। समीक्षा का मानना है कि इसके विषय कालातीत हैं। प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति, नफरत की विनाशकारी प्रकृति, भाग्य की भूमिका पर सवाल, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच का वो शाश्वत संघर्ष, ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे हर पीढ़ी, हर समाज किसी न किसी रूप में जुड़ सकता है। हाँ, ये हमें अपने जीवन और अपने समाज पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। ये हमें इस विचार पर लाता है, आज के दौर में जब दुनिया इतनी बदल गई है, क्या खानदान, समाज, इज्जत जैसी चीजें अब भी प्यार और व्यक्तिगत पसंद पर उसी तरह हावी हो सकती हैं जैसे रोमियो और जूलियट के वेरोना में हुई थी? सोचने वाली बात है। हाँ, शायद रूप बदल गया हो, पर क्या वो दबाव आज भी मौजूद है? इस गहरे सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।